अस्सलाम वालेकुम। आज हमने सेल ऑर्गेनेलिस और सेल के स्ट्रक्चर्स के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ना है। इसके बाद अगले लेक्चर्स में हम इन ऑर्गेनेलिस को और सेल स्ट्रक्चर्स को डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो सेल ऑर्गेनेलिस के हवाले से अपने ज़हन में रखनी है कि सेल ऑर्गेनेलिस सेल के अंदर कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। तो आपको पता है सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड की तरह का मटेरियल होता है, उसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सारी की सारी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ पे सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है। हम इस न्यूक्लियस को और इस साइटोप्लाज्म, इन दोनों को मिला के पढ़ते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो अगर प्रोटोप्लाज्म के बारे में आपसे पूछा जाए तो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस। या जब हम सेल मेम्ब्रेन हटा देते हैं तो पीछे जो भी पार्ट बचता है वो क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है। सेल विदाउट सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, या साइटोप्लाज्म प्लस न्यूक्लियस इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी ऑर्गेनेलिस प्रेजेंट होती हैं। न्यूक्लियस भी इसी साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। तो साइटोप्लाज्म के अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। एक होती हैं सेल ऑर्गेनेलिस, दूसरे होते हैं सेल इंक्लूजन्स। सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में तो अभी हम पढ़ेंगे। सेल इंक्लूजन्स मतलब बहुत सारे स्ट्रक्चर्स, बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो ऑर्गेनेलिस नहीं होती। ठीक है, वेस्ट मटेरियल, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो ऑर्गेनेलिस नहीं होती, जैसा कि स्टार्च, इसके बाद ग्लाइकोजिन, बहुत सारे पिगमेंट्स, ये सारी चीज़ें सेल इंक्लूजन्स के अंदर आ जाती हैं। और सेल ऑर्गेनेलिस को हम दो मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होती हैं मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलिस, दूसरी होती हैं नॉन मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलिस। मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलिस वो होती हैं जिनके अराउंड मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिनके अराउंड लेयर प्रेजेंट होती है। तो उसके अंदर हम देख लेते हैं कि मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलिस के अंदर कौन कौन सी आ जाती हैं। एक होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेली है जो न्यूक्लियस के अराउंड, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस के अराउंड इस तरह से बहुत सारे मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, और उन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद लाइजोसोम भी एक मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेली है। इसके बाद पैरोक्सिसोम, ये पैरोक्सिसोम भी मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेली है। इसके बाद गोल्जी बॉडीज़, ये भी मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलीज हैं। वैक्यूल भी मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेली है और इसकी मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया भी मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेली है, और क्लोरोप्लास्ट भी, और न्यूक्लियस भी। अच्छा, अब ये सारी मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलीज हैं। इनमें जो तीन हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और न्यूक्लियस, ये तीनों डबल मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलीज हैं। डबल मेम्ब्रेन बॉन्डिड ऑर्गेनेलिस, यानी माइटोकॉन्ड्रिया की भी दो मेम्ब्रेन होती हैं, क्लोरोप्लास्ट की भी दो मेम्ब्रेन होती है, और न्यूक्लियस की भी दो मेम्ब्रेन होती हैं। इसमें आपको पता है क्लोरोप्लास्ट प्लांट सेल का और एल्गी का करेक्टर है। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, इन तीनों के अराउंड दो मेम्ब्रेन होती हैं, यानी ये डबल लेयर्ड होते हैं, यानी कि ये डबल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस। नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस में सबसे पहले है राइबोसोम। राइबोसोम प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होता है। बाकी जितनी भी ऑर्गेनेलिस यहाँ पे हम पढ़ेंगे वो सारी ऑर्गेनेलिस प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं होती। राइबोसोम एक वाहिद नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी होती है और यूकैरियोटिक सेल के अंदर भी होती है। इसके बाद सेंट्रियोल्स, ये भी नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डिड ऑर्गेनेलिस हैं और ये एनिमल्स के अंदर होते हैं। प्लांट सेल के अंदर ये सेंट्रियोल्स एब्सेंट होते हैं। इसके बाद बेसल बॉडीज़, बेसल बॉडीज़ वो स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ से सीलिया और फ्लैजेला वगैरह निकलते हैं, और ये बेसल बॉडीज़ भी नॉन मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेलीज हैं या नॉन मेम्ब्रेन बॉडीड स्ट्रक्चर्स हैं। इसके बाद माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स, जिनको हम साइटोस्केलेटन भी कहते हैं, ये प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन के बने हुए कुछ फाइबर से होते हैं। ये भी क्या होते हैं? नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डिड स्ट्रक्चर्स। तो अभी हम यहाँ पे जितनी भी ऑर्गेनेलिस पढ़ी हैं हमने, उन सब का फंक्शन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइटोप्लाज्म, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन
इन तीनों स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल आपको पता है ये एनिमल सेल या एनिमल किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं या एनिमल सेल्स के अंदर ये सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, और बाकी जो प्रोकैरियोट्स हैं जिसमें बैक्टीरिया आर्की वगैरह आ जाते हैं उनके अंदर सेल वॉल होती है। इसके बाद प्रोटिस्ट जिसके अंदर एल्गी वगैरह आ जाते हैं, कुछ प्रोटिस्ट के अंदर नहीं भी होती, तो इन प्रोटिस्ट के अंदर भी सेल वॉल होती है। इसके बाद प्लांट्स के अंदर भी होती है और फंजाई के अंदर भी होती है। तो प्लांट्स के अंदर से सेल वॉल बनी हुई होती है, वो किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज की। फंजाई के अंदर काइटन की। ये सेलुलोज और काइटन ये पॉलीसेकेराइड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसके बाद जो प्रोकैरियोट्स होते हैं इनकी बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकिन, यानी कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स या कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड्स इनसे मिलकर बनती है। इसे हम कहते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन। इसके बाद सेल वॉल का काम होता है सेल को प्रोटेक्ट करना, सेल को डैमेज होने से बचाना, प्रोटेक्शन इसका मेजर काम होता है। इसके बाद सेल वॉल के अंदर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड बाइलेयर होती है। हर एक जो सेल होता है उसके अंदर जितने भी सेल्स हैं उनके अंदर ये लिपिड बाइलेयर ही होती है। इसके बाद कुछ पार्ट्स चेंज होते रहते हैं, जैसे कि सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं, वो प्रोटीन्स सेल टू सेल वेरी करती हैं, ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म उनके अंदर जो डिफरेंट सेल्स होते हैं उनके अंदर भी वो प्रोटीन्स वेरी करती हैं। तो वैसे इसका स्ट्रक्चर क्या होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? लिपिड बाइलेयर जिसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल्स फ्लोट कर रहे होते हैं। इसके बाद आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म फ्लूइड नेचर का होता है जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेलिज पड़ी हुई होती हैं, और इसका मेन काम होता है ट्रांसपोर्ट का, यानी कोई चीज़ सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ, यहाँ से अगर इस वाले पार्ट से ये कोई मॉलिक्यूल ऐसे यहाँ पे लेके जाना है तो वो साइटोप्लाज्म के अंदर मूवमेंट हो रही होती है जिसे साइक्लोसिस कहते हैं। उस मूवमेंट के ज़रिए ये चीज़ एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकती है। इसके बाद इस साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस भी हो रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों की ब्रेक डाउन हो रही होती है, जैसे ग्लूकोज की ब्रेक डाउन। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बन रही भी होती हैं। अच्छा, तो अभी हम हर एक ऑर्गेनेली के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कुछ इस तरह की मेम्ब्रेन की तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, और इन मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सिस्टर्निया। और इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो लोकेशन होती है वो ये बिल्कुल जो न्यूक्लियस होता है उसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है उसी के साथ अटैच होते हैं इस तरह से, और ये कॉन्टीन्यूसली पीछे इस तरह से ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिज जा रही होती हैं इस तरह से बहुत सारी। तो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो मेजर टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम अटैच होते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके साथ राइबोसोम अटैच नहीं होते। और इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेजर काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस। इसके बाद इसका एक और काम होता है सेल को प्रोटेक्ट करना या सेल को सपोर्ट फ्राहम करना। इसका काम सेल को सपोर्ट फ्राहम करना भी होता है। इसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम डिटॉक्सिफिकेशन होता है, यानी ये बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स को जो टॉक्सिक होते हैं उन्हें वाटर सॉल्युबल बना देता है, जिसकी वजह से ये हेल्प करता है डिटॉक्सिफिकेशन में। इसके बाद कैल्शियम वगैरह को स्टोर करता है, और वो जो कैल्शियम स्टोर होती है हमारे मसल सेल्स के अंदर, वो कैल्शियम मसल्स की मूवमेंट में हेल्प करता है। और मसल्स के अंदर हम इस स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और इसका मेजर काम कैल्शियम स्टोरेज का भी होता है। और ये अपने ध्यान में रखना है,
ये कैल्शियम स्टोरेज मसल्स के अंदर मूवमेंट में हेल्प करती है। इसके बाद ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ये कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व होता है, या कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन में भी इन्वॉल्व होता है। इसके बाद स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक और काम होता है कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो भी प्रोटीन्स, एंजाइम्स वगैरह बनते हैं उन्हें गोल्जी अपरेटस तक पहुंचाता है। इसके बाद आता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनेली है, आपको पता है। न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन को हम कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और इस मेम्ब्रेन के अंदर कुछ पोर्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोपोर्स। और न्यूक्लियस के अंदर इस तरह के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं क्रोमाटिन। और इस न्यूक्लियस का काम होता है सेल के फंक्शंस को कंट्रोल करना बाय प्रोटीन सिंथेसिस, यानी ये प्रोटीन बनाता है और फिर सेल्स के फंक्शन को कंट्रोल करता है। यहाँ पे इसी न्यूक्लियस के अंदर एक और रीजन होता है छोटा सा जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, और ये न्यूक्लियोलस, इसके अंदर राइबोसोम के सब यूनिट बनते हैं, यानी राइबोसोमल आरएनए बनते हैं, और फिर ये राइबोसोमल आरएनए साइटोप्लाज्म के अंदर जाके राइबोसोम बनाते हैं। इसके बाद आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया भी डबल मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनेली है। इसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर वाली स्मूथ होती है और अंदर वाली इस तरह से फोल्डिंग की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, और ये जो फोल्डिंग होती है इन्हें हम कहते हैं क्रिस्टिया। इसके बाद इस माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस, सेल का पावर हाउस कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि जो सेलुलर रिस्पिरेशन होती है उस सेलुलर रिस्पिरेशन के जो दो मेजर स्टेप होते हैं, क्रेब्स साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये दोनों इस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे होते हैं। इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो क्रेब्स साइकिल होता है वो यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर होता है, इसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो स्पेस नज़र आ रही है, यहाँ पे जो फ्लूइड होता है उसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चैन होती है वो इस इनर मेम्ब्रेन के अंदर होती है। इसके बाद यहाँ पे अपने ध्यान में रखना है माइटोकॉन्ड्रिया के अपना डीएनए होता है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अपने राइबोसोम्स होते हैं, और ये राइबोसोम जस्ट लाइक प्रोकैरियोटिक राइबोसोम 70S होते हैं। जैसे प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम 70S होते हैं, इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया के भी राइबोसोम 70S होते हैं। इसके बाद आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम भी स्मॉल मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनेली है, और ये ओरिजिनेट होता है लाइसोसोम कहाँ से, गोल्जी बॉडी से। गोल्जी बॉडी से ये लाइसोसोम ओरिजिनेट होते हैं। इसके बाद इन लाइसोसोम्स के अंदर कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं जो चीज़ों की ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। इसके बाद आता है सीलिया और फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इस तरह से, और ये ओरिजिनेट होते हैं बेसल बॉडी से, जिसको हमने पीछे डिस्कस किया था। इनका काम होता है सेल की मूवमेंट में, इसके अलावा इनका काम ट्रांसपोर्ट में भी होता है। ये सीलिया और फ्लैजेला, इनके अंदर ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स की बनी हुई होती हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स की, कुछ प्रोटीन फाइबर्स की, जिन्हें हम कहते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल्स। और इन माइक्रो ट्यूब्यूल्स की जो अरेंजमेंट होती है सीलिया और फ्लैजेला के अंदर वो 9+2 होती है, यानी ये माइक्रो ट्यूब्यूल्स इस तरह से प्रेजेंट होती हैं। 9 पेयर ऐसे अराउंड होते हैं इस तरह से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरह से, और 2 सेंटर में माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं। इस वजह से इनके अरेंजमेंट को, इनके अंदर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की अरेंजमेंट होती है उसे हम कहते हैं 9+2 अरेंजमेंट। इसके बाद आती हैं सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स प्लांट्स के अंदर एब्सेंट होती हैं और एनिमल्स के अंदर होती हैं। ये भी माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई कुछ ऑर्गेनेलिस होती हैं, नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलिस हैं, और इनका काम होता है कि ये सेल डिवीजन के दौरान माइटोटिक अपरेटस बनाती हैं। और इसके बाद ये सेंट्रियोल्स प्लांट्स के अंदर एब्सेंट होती हैं। सेंट्रियोल्स प्लांट्स के अंदर ये वाली एब्सेंट होती हैं। तो प्लांट्स के अंदर जो माइटोटिक अपरेटस बनता है वो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स, जो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं, उन्हीं से बनता है। और ये सेंट्रियोल्स, इनकी तादाद होती है 2,
यानी हर एक सेल के अंदर 2 सेंट्रियोल होती हैं, और जब सेल ने डिवाइड करना होता है तो ये 2 से 4 हो जाती हैं। तो वैसे सेल के अंदर 2 होती हैं। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं गोल्जी बॉडी को। गोल्जी बॉडी भी कुछ स्मॉलर मेम्ब्रेन से बना हुआ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और इस गोल्जी बॉडी का रोल ये होता है, इससे लाइजोसोम बनते हैं, यानी इसका काम वेसिकल्स बनाना होता है, बहुत सारी वेसिकल्स। कुछ वेसिकल्स आगे जाके लाइजोसोम बनाती हैं। इसके बाद इसी गोल्जी बॉडी से पेरोक्सिसोम और ग्लाइक्सोसोम भी बनते हैं। इसके बाद इस गोल्जी बॉडी का काम होता है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल बनाना। कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल मतलब जिसमें 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जिनकी नेचर डिफरेंट होती है, जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स, यानी ग्लाइकोप्रोटीन बनाना, ग्लाइकोलिपिड्स बनाना, वो इसका काम होता है। इसके बाद प्लांट्स के अंदर जो सेल की सेपरेशन होती है, यानी एक सेल से 2 सेल बनते हैं, क्योंकि प्लांट सेल मूव नहीं कर सकता ऐसे। जब सेल डिवीजन होती है ना, तो प्लांट सेल क्योंकि उसके अराउंड रिजिड सेल वॉल होती है, तो वैसे मूव नहीं कर सकता कि 1 से 2 सेल बने। गोल्जी बॉडी कुछ स्पेसिफिक वेसिकल्स बनाता है, और उन वेसिकल्स के अंदर सेल वॉल सिंथेसाइजिंग मटेरियल स्टोर होता है, और वो गोल्जी वेसिकल प्लांट सेल के सेंटर में अरेंज होती हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन, और हम उन गोल्जी वेसिकल्स को कहते हैं फ्रेगमोप्लास्ट। और इस फ्रेगमोप्लास्ट की मदद से ये गोल्जी बॉडी एक सेल से 2 सेल बनाने में हेल्प करता है। इसके बाद आता है क्लोरोप्लास्ट। ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ये भी डबल मेम्ब्रेन बॉडीड ऑर्गेनेली है। इसके अंदर भी अपना डीएनए होता है। ये 70S, इसके अंदर भी 70S राइबोसोम होता है, जिस तरह माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और ये ऑर्गेनेली आपको पता है प्लांट्स के अंदर और एल्गी वगैरह के अंदर होती है, और ये भी डबल मेम्ब्रेन बॉडीड है। और इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस के रिएक्शंस होते हैं वो हो रहे होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस का आपको पता है उसके अंदर डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन होते हैं। वो डार्क और लाइट रिएक्शन यहाँ पे हो रहे होते हैं। लाइट रिएक्शन ये जो कॉइन की तरह के स्ट्रक्चर्स है जिन्हें हम थैलाकोइड कहते हैं, यहाँ पे होते हैं। और जो डार्क रिएक्शन होता है ये जो इसके अराउंड फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसे हम कहते हैं स्ट्रोमा, इस फ्लूइड के अंदर डार्क रिएक्शन जिसे कैल्विन साइकिल भी कहते हैं, वो यहाँ पे होता है। इसके बाद पेरोक्सिसोम और ग्लाइक्सिसोम, इन दोनों को हम कहते हैं माइक्रोबॉडीज़। और ये माइक्रोबॉडीज़ कहाँ से बनती हैं आपको पता है? गोल्जी बॉडी से। और इन माइक्रोबॉडीज़ का क्या रोल होता है? पेरोक्सिसोम के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड एंजाइम होते हैं, कुछ ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं जो डिफरेंट टॉक्सिक सब्सटेंसेस को ख़त्म करते हैं, जैसे अल्कोहल वगैरह की ब्रेक डाउन। इसके बाद प्लांट्स के अंदर ये पेरोक्सिसोम फोटो रिस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, पेरोक्सिसोम हेल्प करते हैं। इसके बाद ग्लाइक्सिसोम सिर्फ प्लांट्स के अंदर होते हैं, और इनका रोल होता है प्लांट्स के अंदर लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना। आपको पता है कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी जल्दी मिलती है, इस वजह से ये कुछ प्लांट सेल्स के अंदर ग्लाइक्सिसोम्स होते हैं जो लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं और फिर इससे एनर्जी ली जाती है। इसके बाद आते हैं वैक्यूल। प्लांट्स के अंदर एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है। एनिमल्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर भी छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, लेकिन एक लार्ज बड़ा वैक्यूल भी होता है, और इस वैक्यूल का काम होता है वाटर को स्टोर करना। इसके बाद बहुत सारी टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी इस वैक्यूल के अंदर स्टोर हो रही होती हैं। यहाँ पे एक और बात कि ये जो लाइसोसोम होते हैं ये प्लांट्स के अंदर नहीं होते। प्लांट्स के अंदर इन लाइसोसोम का रोल कुछ स्मॉलर वैक्यूल्स ही कर रहे होते हैं। इसके बाद आता है साइटोस्केलेटन। कुछ प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जैसे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स। ये साइटोस्केलेटन प्लांट्स सेल के अंदर भी होता है, एनिमल सेल के अंदर भी होता है, और इसका काम होता है सपोर्ट, मूवमेंट, ये सारा काम इस साइटोस्केलेटन का होता है। तो हम डिटेल में जब जाएंगे तो इन माइक्रोट्यूब्यूल्स को भी डिटेल में देखेंगे, माइक्रोफिलामेंट को भी डिटेल में देखेंगे। तो ये सारा था आज का सेल ऑर्गेनेलिस के बारे में इंट्रोडक्शन। इसके बाद हमारे ऑर्गेनेली को डिटेल से देखें।